देखिए, हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पहला लेक्चर जब हम लिए थे तो उसमें कुछ बातें क्या है डिस्टर्ब हो गए, आधा अधूरा रह गया, है ना। हालांकि इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, आप मुझसे डायरेक्ट अगर कोई डाउट या कुछ आता है तो पूछ लें। वैसे तो थियोरेटिकल पार्ट है, शुरुआत में इसमें जो है ज़्यादातर वो थ्योरी ही है। देखिए, मुझे ज़्यादातर बच्चों के अटेंडेंस नहीं मिल रही है व्हाट्सएप पे। मैं ना बेटा देखो क्लास शुरू नहीं कर पाऊंगा जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं। आपसे बोल रहा हूँ कि आपको अटेंडेंस लगानी है व्हाट्सएप पर। अटेंडेंस नहीं दिख रही है मुझे बच्चों की। शिवांशु अग्रवाल, अदिति गुप्ता, अंशुल भतीजा और सुहानी बंसल। 1 2 3 4 बच्चे हैं। क्या इस बैच में 4 ही बच्चे पढ़ रहे हैं? काव्य पाठक, बाद में दोबारा लिखो अपना नाम। जब लिंक भेज दिया जाता है उसके बाद अटेंडेंस दोबारा लगानी होती है। कितनी बार समझाऊंगा ये चीज मैं आपको? ये कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा? कि मुझे रोज इस पर बहस करना पड़ेगा? मैं आपको बता देता हूं, इस बैच के अंदर जो है इतने बच्चे हैं और कितने बच्चे जो है अटेंडेंस लगा रहे हैं। सुनना जरा ध्यान से। अब आप, अंशुल भतीजा अटेंडेंस लगा दी, अदिति गुप्ता ने अटेंडेंस लगा दी, देवांश देव मिश्रा अटेंडेंस नहीं है, गायब है, खुशबू कुशवाहा गायब है, निमिष बिरतरे चलो उसने तो उस वाले ग्रुप में लगा दी होगी, प्रिया कुशवाहा, शिवांशु ने लगाई है, उज्जवल और उत्कर्ष कहाँ है, काव्य पाठक कहाँ है? ये बच्चे हैं इस बैच के। लेकिन अटेंडेंस देख लीजिए आप, अटेंडेंस लगाइए आप, वरना क्लास शुरू नहीं होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपको होगी परेशानी मुझे पता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अटेंडेंस लगानी पड़ेगी सबको। समद सिद्दीकी, श्वेता गुरैया, वरिष्ठ समाधिया, श्वेता, अनन्या, नित्यांशी, प्रियांशी, वेदिका, ऋषु, वैष्णवी, पार्थ, अनन्या, वृंदा, कृतिका। वरिष्ठ तुम कहाँ हो? वरिष्ठ समाधिया, अगर क्लास देख रहे हैं तो रिप्लाई करें वरिष्ठ, वरना मैं आपको आज ग्रुप से रिमूव करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रेजेंस बिल्कुल नहीं दिखती है। वो अटेंडेंस लगा देते हो तुम क्लास के पहले बस, केवल उसके बाद गायब। ये कुछ बच्चे ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, इनको लग रहा है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा होगा। सोम वर्मा, अरविंद पाठक, संकल्प शर्मा, हर्षित पाठक, निमिष, शांभवी, संकल्प ने मैसेज किया है, निमिष ने किया है, आद्या ने किया है, शांभवी प्रेजेंट है, सोम वर्मा, हर्षित और आरव्रत। ठीक है, इस ग्रुप में सारे बच्चों ने कर दिया है, गुड। ये जीवन ग्रुप बहुत ज्यादा जो है गड़बड़ कर रहा है। ये बच्चे पहले नहीं ऐसा गड़बड़ करते थे, ये अब करने लगे हैं कुछ बच्चे। देवांशी श्रीवास्तव स्टिल टुडे एब्सेंट, अगेन एब्सेंट आई शुड से। आवाज आपको आ रही है? क्लियरिटी आपको दिख रही है बोर्ड पर? अभी भी अगर मैं इसमें भी देख लूं, यूट्यूब पे भी जो बच्चे लाइव दिख रहे हैं मुझको, उसमें नित्यांशी है, दित्री है, शिवांशु है, ऋषु है, प्रियांशी है, सुहानी है, वेदिका है, वैष्णवी है, पार्थ है, आद्या है, वृंदा है, निमिष है, श्वेता है, शांभवी है, सोम है, अनन्या है, हर्षित है, अंशुल है, शाम और ये अरव्रत है और कृतिका है। तो यहाँ भी कुछ बच्चे गायब हैं। खुशबू अब आई है। खुशबू ग्रुप पर क्यों नहीं मैसेज कर रही हो? है ना। देवांशी श्रीवास्तव एब्सेंट दिख रही है यहाँ पे। सब ठीक ठाक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को सब ठीक दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है। सेंड द सॉफ्ट कॉपीज, भेज देंगे भैया, इतना क्यों घबरा रही हो तुम? कृतिका, इतना क्यों घबराती हो? कुछ चीजें लिखना भी पड़ती हैं बेटा, तो लिखा करो जब तक नोट्स नहीं है तब तक, है ना। हम तो क्या है कि बिगट आलसी हो चुके हैं, हम काय को लिखेंगे भैया, हमें तो प्रिंटेड नोट्स ही चाहिए। जब प्रिंटेड नोट्स नहीं होते थे तब क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे? करते थे ना। लेकिन समस्या हमारे साथ क्या हो रही है, हमने अपने आप को
डिपेंडेड कर दिया है दूसरी चीजों पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नोट्स नहीं मिलने चाहिए, मेरा ये वो मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि जब मैं बता चुका हूं तो क्यों मैं अभी नोट्स दे दूंगा, कोई फायदा नहीं है। मेरे को बताना है कि कुछ चीजों को आप लिखें। दूसरी एक खबर बता देता हूं कि आप लोगों की हार्ड कॉपीज रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको कलेक्ट करनी है तो हार्ड कॉपीज आप सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी सेंटर पे जाने से पहले एक बार कॉल जरूर कर लें। ठीक है, एमएलबी कॉलोनी पड़ाव एक सेंटर है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और नोट्स आपको मिल जाएंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, व्हाई डू वी फॉल इल, और कौन सा है, हीरोन्स फॉर्मूला। ये तीनों रेडी हो चुके हैं। ठीक है कृतिका, खुश? ये तीनों नोट्स रेडी हैं, आप ले सकते हैं। समझ गए? अगर नई सड़क पे कोई बच्चा कलेक्ट करने आता है नोट्स, तो पहले ही बता देता हूं भैया 1:30 के बाद ही आइएगा, 1:30 से 2 o'clock के बीच में, बस यही टाइम है, 1:30 to 2 o'clock, इसके बीच में आप आ जाएं नोट्स लेने के लिए। या 1:15 पे आ जाएं, चलो तो भी चलेगा, 1:15 पे आ जाएं और मुझे फोन कर लें तो बहुत अच्छा है। फोन नंबर मेरा पता होगा आपको, ये मेरा नंबर है बेटा, सीधा सीधा सा नंबर है, इतना आसान नंबर है, मुंह जबानी याद हो जाता है, इतना अच्छा नंबर है। तो ये आप लोग जो है देख लें इसको, और ठीक है ना। तो बेटा 1:15 से 2 के बीच में आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लास के बाद अभी तुरंत आ सकते हैं तो आ जाना, मुझे फोन कर लेना क्लास के बाद और ले जाना नोट्स। ठीक है बेटा, ये नोट्स वाली बातें खत्म हो गई। गॉट इट और नॉट? यस सर लिख दो, यस सर लिख दो, नोट्स वाली बात खत्म। अब सॉफ्ट कॉपी की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी जब मैंने रेडी कर दी है तो कहोगे तो सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आपको सॉफ्ट कॉपी पे नहीं डिपेंडेंट रहना, अभी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं जो आपको नोट करनी ही पड़ेंगी, वो तो आपको वैसे भी नोट करना पड़ेंगी। वरिष्ठ मैं आप बता देता हूं आपको, आप मैसेज नहीं कर रहे हैं, अभी आपके पेरेंट्स से बात करता हूं। कुछ हैं 2-3 बच्चे जो वाकई में यार बड़े ही जो है गड़बड़ हैं, कुछ बच्चों के तो बहुत ही परेशानी है। ठीक है बेटा, हर्षित नोट्स रेडी हो गए, ले लीजिएगा। चलिए ठीक है फाइन, अब जरा मेरी आगे की बात सुन लें, ये मैं हटा देता हूं। मैंने आपको लास्ट टर्न पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में एक थ्योरी बताई थी, उसमें हमने ये चर्चा की कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो इस दुनिया में एक सबसे जो कॉमन वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं मैटर या फिर सब्सटेंस, तो वो एक ऐसा टर्म है जो सबके लिए इस्तेमाल होगा किसी भी प्रकार के कोई सब्सटेंस के लिए, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो। अब ये कौन है? ये साइबर XYZ गेमिंग के नाम से जो हीरो हैं, साइबर XYZ गेमिंग, ये भैया जरा बता दें कौन है, अपना नाम। क्यों? अरे यहां देखो ना तुम, और ये देखो आप इस पे, इसी पे तो दिख रहा है ना, जो वही दिख रहा है बच्चों को। ठीक है, कौन है? वरिष्ठ तुम हो? तो बेटा क्या सीधे सीधे नाम जी क्या है, सीधे सीधे नाम से नहीं बना सकते क्या? जरूरी है उसमें आपको कुछ ना कुछ करना है, और इससे ज्यादा क्या दिखेगा बेटा, बता मेरे को। हाँ क्यों नहीं होता? वो फ्रंट कैमरे में नहीं होगा, बैक कैमरे में होगा। चलिए उसमें मैं बताऊं, फिक्स कर दिया होगा एक ऑप्शन, सबने कर दिया सेटिंग तेरे मन की, मैं बताऊं जिससे तुम छेड़ाछाड़ी ना करो। हाँ उनने फिक्स कर दिया साइज। चलिए 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 चलिए, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एटम्स, किसी भी मैटर को हम छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाएं तो द स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज एटम, यानी कि स्मॉलेस्ट, हाँ देख लिया, अलग अलग रख दो बस इनको, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, दूसरे फोन से ले रहे हो तो क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म, smallest form of a substance is called
एटम। देखो एक और डेफिनेशन बन गई। मैंने क्या बोला, जितना आप ज्यादा इसको सुनोगे उतना ज्यादा उसके बारे में आप लिख पाओगे, अलग अलग तरीके से करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स को। ठीक है ना, कि थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसके आगे एक लाइन और आ सकती है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि कोई भी सब्सटेंस की हम बात करते हैं, उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, जो पार्टिकल का फॉर्म सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको और छोटा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम एटम कहते हैं। अब वो पार्टिकल सोडियम एलिमेंट का मान लो, तो हमने बोल दिया सोडियम, हमने बोल दिया ऑक्सीजन, हमने बोल दिया क्लोरीन, हमने बोल दिया नाइट्रोजन, हमने बोल दिया लिथियम, ठीक है कि नहीं, हमने बोल दिया मान लीजिए आयरन Fe। ये ध्यान रखिएगा, इन सभी नामों में खास बात होती है, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा नाम आता है तो स्मॉल लेटर में लिखना होता है। ये सिंबल को लिखने का एक स्टैंडर्ड और फिक्स तरीका है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं करना कतई, ऐसे ही लिखा जाता है इनको। और ये मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट लिखवा दूंगा आपको 1 से लेकर 30 तक के सारे नाम, सारे उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मासेस भी मैं लिखवा दूंगा, पूरी लिस्ट बनवा दूंगा। हालांकि पीरियोडिक टेबल आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए अपने घर में, जहां आप पढ़ते हैं स्टडी रूम में, वहां बड़ी सी एक पीरियोडिक टेबल का पोस्टर लेके छाप लो। अब उसमें ये जरूर है कि उसको डिवाइड किया जाता है पी ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक्स में, मैंने जैसे पिछले क्लास में भी बताया, आप उसमें से मार्क कर लो, ठीक है कि नहीं। जो भी हाइलाइटर वगैरह होते हैं तो हाईलाइट उससे कर लो कि 30 जो कंटिन्यूटी में 30 आ रहे हैं, 1 से लेकर शुरुआत के 30। अब ये 1 से लेकर शुरुआत के 30 आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में कुछ एक साथ मिलेंगे, कुछ अलग मिलेंगे, क्योंकि वहां पर उनको उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा गया है। तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कंटिन्यूटी में, उनके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या चीज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम, किसी भी सब्सटेंस या पार्ट, जो भी सब्सटेंस या एलिमेंट होता है ना, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर से ही उस एटम की पूरी स्ट्रक्चर जो है, ये कहना चाहिए कि उस पर बेस्ड होती है। उसका पूरा स्ट्रक्चर उसके एटॉमिक नंबर पर ही बेस्ड होता है। एटॉमिक नंबर से ही पता चलता है उसका साइज कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो हाईली रिएक्टिव होगा या नॉन रिएक्टिव होगा, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड होती हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर से पता चलता है कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अब एक सब्सटेंस मैंने बोला जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाए, वो एटम है। आपसे बोला जाए कि एटम क्या चीज है, तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, चाहे वो प्योर सब्सटेंस का हो, चाहे वो इम्प्योर सब्सटेंस का हो, है ना। लेकिन आएगा ये किसकी कैटेगरी में, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में ही आ जाता है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है तो एक ही तरह का सब्सटेंस हम लेते हैं। अब एलिमेंट लेते हैं मेरा मतलब, तो एलिमेंट तो एक ही हो गया। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो नेचुरली एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, जो नेचुरली एक से ज्यादा एटम से मिलकर ही फॉर्म होते हैं, उनको भी हम प्योर सब्सटेंस लेते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑटोमेटिकली एक या एक से दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आर those kinds of substances which is made up of two or more atoms, दो या दो से ज्यादा सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने हों, उनको हम कहेंगे क्या, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि नाइट्रोजन गैस ले लो N2, दो एटम हैं। ऑक्सीजन गैस ले लो O2, दो हैं। क्लोरीन के दो एटम ले लो Cl2 बन जाएगा, दो हैं। इस तरीके से ढेर हो सकते हैं एग्जाम्पल। आयरन के दो ले लीजिए एटम, तो Fe2 बन जाता है। तो ये इस तरीके से जो है आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद में ये आपसे बोला जाए कि भाई विच इंडियन फिलोसोफर फर्स्टली इंट्रोड्यूस एटम। हालांकि मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि एटम, क्योंकि एटम नाम उन्होंने नहीं दिया था, एटम नाम दिया था किसने,
डाल्टन ने दिया था। तो एटम नाम, तो एटम, द वर्ड एटम इज नेम्ड बाय डाल्टन, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है कि नहीं। तो डाल्टन ने दिया था ये नाम। लेकिन फर्स्टली विच इंडियन फिलोसोफर इंट्रोड्यूस दैट द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है महर्षि कन्नड़, जो कि मैं बता चुका हूं कि उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि हम अगर किसी भी मैटर को डिवाइड करना शुरू कर दें, तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमें उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म मिलेगा। ये वाली बातें हो गई थी। इसके बाद में फिर जे जे थॉमसन कह रहा हूं मैं, जॉन डाल्टन जो हैं, जॉन डाल्टन साहब ने इसी प्रोसेस में कि व्हेन वी स्टार्ट डिवाइडिंग अ मैटर, we will find or we will get the smallest form of that matter, the smallest particle of that matter, and that smallest particle is known as atom. So he named that smallest particle as atom. एटम उन्होंने नाम दे दिया, ये बात हुई थी। फिर वेरियस काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, वेरियस एलिमेंट्स के। एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस को बोला जाता है। कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसको हम एलिमेंट कहते हैं कि हाँ वो एक प्रकार का एक सब्सटेंस है, उसकी कुछ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी अपनी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज नोन एज एलिमेंट। एक एलिमेंट हो गया। उस एलिमेंट का अगर मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म लेता हूं पार्टिकल का, वो एटम है। दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर अगर वो बनता है तो फिर उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। इतना बात समझ में आ गया होगा सबको, और कई बार मैं समझा चुका हूं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एटम्स हैं, किसी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, कोई एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट रिएक्शन करता है या रिएक्ट करता है, देखिए इसमें जो नेचर है ना हमारा, उस नेचर की जो फॉर्मेशन है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, हमारा यूनिवर्स, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने बड़े लेवल पे हर समय यूनिवर्स बढ़ रहा है। ये उसका, ये कह लीजिए कि एक नेचुरल फिनोमेना है ये, कि वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, वो खत्म होगा ही नहीं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर इस नेचर में, इस यूनिवर्स में ऐसी ढेर चीजें हैं जो आपस में कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रही हैं। लगातार कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। और रिएक्शन होती है, कुछ खत्म होता है, दूसरा फॉर्म ले लेता है, कुछ नया चीज बन जाता है, उसका फॉर्म बदल जाता है। बेटा अगर मैसेज करने हैं तो डायरेक्ट ही कर देना ना, व्हाट्सएप पे नहीं करना, ठीक है? अभी डायरेक्ट ही मैसेज कर लेना। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, मैं इधर से देख रहा हूँ आपके मैसेज, तो इधर ही कर दो। हाँ, तो लगातार जो है वो बढ़ता इसीलिए जा रहा है क्योंकि लगातार कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। अब अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का, नहीं बेटा कंपाउंड इज नॉट अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंपाउंड अलग चीज होती है। उस कंपाउंड में हम ये कह देते हैं, उस कंपाउंड में हम ये कह देते हैं कि भैया ये इस कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हैं, इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है, ऐसा कह देते हैं हम लोग कई बारी। लेकिन अब जैसे दो अलग अलग टाइप के सपोज कीजिए, कहने का मतलब एटम है, मिलकर उन्होंने एक ये सब्सटेंस बन गया वाटर। अब वाटर एक्चुअली में क्या है? अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस है, तो अपने आप में ये एक सब्सटेंस है, यानी एक प्रकार का सब्सटेंस है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाएगा तो ये कंपाउंड है बेटा। केमिस्ट्री की भाषा में क्या है? ये कंपाउंड है। जैसे मैंने बोला CO2 गैस, CO2 गैस क्या है? अपने आप में एक प्रकार की गैस है कि नहीं है? अपने आप में एक प्रकार की क्या है? गैस है। लेकिन CO2 में दो अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं जो मिल रहे हैं। इसमें और इसमें ये अंतर है। मॉलिक्यूल में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम रिएक्ट कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एटम रिएक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल बनता है, और अलग अलग टाइप के अगर मान लीजिए रिएक्ट करते हैं और फिर मिलाते हैं, बनता है कुछ, तो उसे कंपाउंड कहते हैं। समझ गए बात को? मैंने बोला मान लीजिए कि K2SO4 बना दिया। अब इसमें अलग अलग टाइप के कितने एटम, मतलब कितने प्रकार के एलिमेंट्स इसमें है? तो मैंने कहा दो एटम पोटेशियम के हैं, तो पोटेशियम एलिमेंट हो गया एक, उसके कितने एटम हो गए? दो। एक सल्फर है
4 ऑक्सीजन है, तो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है ना ये, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड। प्रियांशी समझ में आ गई बात? तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। समझ में आया? अब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है, या कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, जैसे वाटर मैंने बताया नेचुरली फॉर्म्ड है, ठीक है, वो बात अलग है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये अलग अलग उससे बना है, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं कर पाते होते तो हमें पता ही नहीं चलता हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। बात को समझो, क्योंकि पहले तो वो, और अगर हमें वो वाटर है वाटर में ही कन्वर्ट होता, वाटर से वाटर में ही रहता, तो फिर हम थोड़ी बता पाते कि ये कंपाउंड है। हम वाटर को बता पाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको सब डिवाइड कर पा रहे हैं किसी तरीके से, हीटिंग से, टेम्परेचर को चेंज करके, जो भी प्रोसेसेस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, बहुत सारे रीजन है, तो उससे ही तो पता चला हमें कि हाँ इसमें हाइड्रोजन आयन है, इसमें ऑक्सीजन आयन बनते हैं जब अलग अलग हम करते हैं, तो ये चीज होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स अगर मिलेंगे तो बनेगा कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ एटम अगर मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। अब कई जगह लेकिन हम लोग सुन लेते हैं कि हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ऐसा बोल देते हैं वो लोग कई बारी। अब 2 वाटर के मॉलिक्यूल बोल दिया, हालांकि देखा जाए तो ये क्या है, ये वाटर जो है कंपाउंड है H2O, तो हमने बोला कि 2 कंपाउंड्स मिल रहे हैं, लेकिन जनरली हम इसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं, क्योंकि वाटर अपने आप में एक सब्सटेंस है, तो हमें लगता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि नेचुरली फॉर्म्ड है ये। तो जो नेचुरली होते हैं ना, जो नेचुरली मिलते हैं, तो उनको हम कई बार मॉलिक्यूल बोल देते हैं, जो नेचुरली होते हैं। बट बेसिकली केमिस्ट्री की भाषा में अगर सही तरीके से आप डिफाइन करेंगे तो हम इसको कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे, मॉलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। आप मॉलिक्यूल में एग्जांपल H2O कभी मत देना। आपसे बोला जाए H2O क्या है तो आप बोलना कंपाउंड, CO2 क्या है तो आप बोलेंगे कंपाउंड, नॉट मॉलिक्यूल, कंपाउंड। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर नेचर में कोई चीज बन रही है या बढ़ रही है, ठीक है ना, तो क्या किस वजह से होता है ऐसा ना। आई एम टेकिंग फ्रॉम माई मोबाइल। बेटा वरिष्ठ तुम्हारी समस्या मेरे तो समझ में नहीं आती, कभी अपने मोबाइल से पढ़ते हो, कभी किस मोबाइल से पढ़ते हो। तुम्हारे पास 2 मोबाइल हैं, दोनों में से किसी से ही पढ़ो यार, 1000 बार बात कर चुके इस बारे में। आपको केवल अटेंडेंस लगानी है अपनी, बस उस पर ध्यान दो, अपना नाम लिख दिया करो, किसी भी मोबाइल से करो आप लोग। हमें थोड़ी दिक्कत है कि आप अपने पापा के मोबाइल पे देख रहे हो या मम्मी के मोबाइल पे देख रहे हो, उस आईडी का नाम अलग है, उस आईडी का नाम अलग है। बात समझ में आती है? अपना नाम लिख दो साथ में, अगर अलग आईडी से आप पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई हमें। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा जल्दी आगे बढ़े बेटा, बातचीत इस पे बहुत हो गई। अब देखो सुनो, वेरी गुड, ड्यू टू रिएक्शन, कुछ बच्चे समझ रहे हैं बातों को। तो अगर मान लीजिए दुनिया में कोई भी चीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, उसका बेसिक रीजन क्या है? तो बेसिक रीजन है बाय रिएक्शन, और वी कैन से बाय कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ ना कुछ कंबाइन होता है तभी तो कुछ नया बनता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो 2 चीजें होती हैं बेटा इसमें, इस नेचर में जो हलचल है, जो भी नया बन रहा है, जो भी नया बन रहा है, या मान लीजिए कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो कुछ नया बन गया तो पिछला खत्म हो गया ना, ये भी कहेंगे। तो कुछ नया बन रहा हो या कुछ खत्म हो रहा हो, और या ये कहें कि कोई चीज बढ़ रही हो या कम हो रही हो। ये सारी जितनी भी चीजें इस दुनिया में होती हैं, उसमें 2 ही मेन चीजें हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन, आप लोग को ये ध्यान रखना है चीजें दोनों, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या चीज है ये भी आप बेहतर समझते हो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हो। तो कॉम्बिनेशन का मतलब कोई भी जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद कुछ नया बनाती हैं, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक चीज का किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि आप कह सकते हो कि वाटर का गैस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पानी को गर्म किया, साहब गैस बन गई, वेपर बन गया, क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो कॉम्बिनेशन होगा, ये किस वजह से होगा, ये भी एक सवाल उठता है।
ये कॉम्बिनेशन हो रहा हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, ये दोनों चीजें किस वजह से होंगी? तो ये होंगी बेटा केमिकल रिएक्शंस की वजह से। किसकी वजह से? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। होगा कि नहीं होगा? तो केमिकल रिएक्शंस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ नया बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन कोई ना कोई हो रही होगी जिसकी वजह से कोई भी चीज फॉर्म करेगी या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आती है आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, ओनली बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है ना। फिजिकल रिएक्शन नहीं होती कोई, फिजिकल तो फॉर्म होता है। तो केमिकल रिएक्शन से कोई चीज फिजिकली भी बदलती है और केमिकली भी बदलती है, ये भी समझ लेना आप, ठीक है ना। तो रिएक्शन की बात करूं तो हम लोग को डील करना है केमिकल रिएक्शंस के साथ। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अब सुनो जरा आगे की बात। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ कंबाइन हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ बन रहा है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई भी चीज कंबाइन होके कुछ नया बन रहा है, उसके पीछे का लॉजिक या रीजन क्या है? उसके पीछे का या लॉजिक या रीजन क्या है? मैंने बताया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है? कोई भी सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को मिला दूं तो क्या बनेगा? तो बनेगा केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बनेगा? केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा चीजें, अगर कोई दो या दो से ज्यादा चीजें केमिकल रिएक्शन करती हैं, केमिकल रिएक्शन करने से कुछ बन रहा है, या केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ रही हैं और कुछ नया बना रही हैं, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो ये हो गया केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया? केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, वो तो ठीक बात है। अब ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या है? तो इसमें बेसिक फंडामेंटल ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से केमिकली कुछ कंबाइन हो रहा है। करेक्ट है? तो हमने उसको नाम दे दिया केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उनके भी कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं। कुछ भी ऐसे ही फालतू में नहीं होता इस यूनिवर्स में। आप लोग करते होगे, आप लोग ऐसा समझते होगे, लेकिन आपको सच्चाई बता देते हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई एक फोर्स या कोई ना कोई एक रीजन इन्वॉल्व है, तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो भैया उसके पीछे लॉजिक है कि पानी बनना है। तो कहने का मतलब कुछ भी रिएक्शन हो रही है तो कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। अब जब केमिकली कोई चीज कंबाइन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, तो क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ? एक फ्रेंच केमिस्ट, बड़े फेमस हैं, वो फ्रेंच के ही थे जहां तक मेरा अंदाजा है, फ्रेंच केमिस्ट। हाँ, तो फ्रेंच एक केमिस्ट है, बड़े फेमस, और आपको बता दूं उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एक मान लीजिए एक केमिस्ट है, मैंने लास्ट क्लास में उनका थोड़ा जिक्र भी किया था। उन्होंने, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, जॉन डाल्टन ने क्या बताया? एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी। एक एटॉमिक थ्योरी दी, एटम के बारे में बताया, एटम ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो ये नाम जो है उन्होंने दिया। इसके बाद में फिर एटम से मॉलिक्यूल बनता है, ये केमिकल रिएक्शन हुई। फिर उसके बाद में कुछ कंपाउंड वगैरह बनता है, ये केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आ गया। इन्हें हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है,
इनके भी कुछ बेसिक फैक्टर होते हैं, यानी कि जब भी कोई केमिकली कंपाउंड बनता है या ये कहें कि कोई भी रिएक्शन होती है तो कुछ नया बनता है, उसमें हमें कुछ लॉ। वेरी नाइस, कहां से ढूंढ लिया बेटा तूने? हैं, कहां से ढूंढ लिया ये नाम? लेवॉइजर, स्पेलिंग गलत लिखी है लेकिन उनकी नाम की। तो लेवॉइजर एक केमिस्ट हैं, फ्रेंच केमिस्ट लेवॉइजर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आप चाहो तो नोट कर लो। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन आ जा सकता है, नोट कर लो। नोट करने में क्या जा रहा है, ठीक है कि नहीं? लेवॉइजर ये कहां के थे? फ्रांस के, फ्रेंच केमिस्ट। इन्होंने 1774 के आसपास या 1774 या 72 इसके आसपास इन्होंने क्या बताया? इन्होंने यही केमिकल कॉम्बिनेशन का एक रूल बताया, एक लॉ बताया कि साहब जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें हर कॉम्बिनेशन में पहले तो समझेंगे कि होता क्या है, फिर इन्होंने जो बताया वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो पहले तो समझेंगे होता क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन में। तो जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लॉ, या जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से। इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से उस लॉ को हम जानते हैं। ये लॉ दिया था लेजरवॉयर ने। अब इन्होंने इस लॉ में क्या कहा था, तो देखिए लॉ तो अभी समझ लेंगे, उससे पहले ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, केमिकल कॉम्बिनेशन में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो होती हैं। एक होते हैं रिएक्टेंट्स, एक होता है रिएक्टेंट्स हम कह सकते हैं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा ही तो होंगे। और रिएक्टेंट्स के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है, कई बार कुछ रिलीज भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि साहब एक ही चीज बनेगी, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई प्रोडक्ट बन गया और उसमें कोई गैस रिलीज हो गई, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, ठीक है कि नहीं? मान लो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, कुछ ऐसा भी होता है। लेकिन अभी हमें समझना यह है कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसमें दो टर्म है जो यूज होते हैं। पहला है रिएक्टेंट्स और दूसरा है प्रोडक्ट। अब इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में ही उन्होंने बताया कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कोई भी सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, उस केस में उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे काम करता है, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कुछ भी वेस्टेज ना हो। मतलब बनाया और बनाने के बाद में कोई नया फॉर्म बन गया और उस बीच में कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ। तो वेस्टेज से मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए आधा ग्लास पानी ले लिया, आधा ग्लास दूध ले लिया, पानी में दूध को मिला दिया, एक ग्लास पूरा भर गया, उठाते समय थोड़ा सा फैल गया, और आप कहो कि सर मास बराबर नहीं है, तो अरे चाचा मास कैसे बराबर होगा, तूने जो फैला दिया है उसका क्या, तो जो रायता फैलाया उसको तो समेट, ठीक है? तो ऐसी बातें चिंटू कर लेता है कभी कभी। चिंटू से आप लोग सब वाकिफ हैं कि चिंटू कौन है, तो चिंटू ऐसे काम करता रहता है, तो इसलिए इन बातों पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसका काम ही यही है, ठीक है कि नहीं? उठपटांग। तो ये चीज होती है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर किसके हो जाएगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इन जनरल जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें ऐसा होता है। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है बेटा? केमिकली कंबाइन होते हैं, तो इसीलिए वो एक नेचुरल फिनोमेना है ना? समझ रहे हो मेरी बात में? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना है, आप थोड़ी धक्का देके जोड़ रहे हो उसको। कार्बन डाइऑक्साइड रहे, नेचुरल फिनोमेना, आप थोड़ी जोड़ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन भी हैं जो हम लैब में करते हैं, तो सारी नेचुरल नहीं होती, बट नेचुरल फिनोमेना भी होते हैं, ये भी ध्यान रखें। और लेबोरेटरी में जो किए जाते हैं वो भी होते हैं। दोनों ही केसेस में उन्होंने ये बताया कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका टोटल मास इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट।
इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, माफ करिएगा मैं दूसरे पे पहुंच गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आपको मैंने याद करो कंजर्वेशन वर्ड का कितना बढ़िया मतलब समझाया था। कंजर्वेशन वर्ड बेटा हम लोग कई बार यूज करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज किसी एक चीज से दूसरे में कंजर्व हो जाती है, ठीक है कि नहीं? और टोटल जो होता है उनका बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, बिफोर इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, याद आया कुछ? तो उसमें कंजर्वेशन लॉ लगता है, उसको हम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं, जिसमें किसी भी घटना के पहले का टोटल बाद के बराबर हो जाए। अब वो टोटल क्या होगा? तो वो टोटल कुछ भी हो सकता है, वो टोटल मास हो सकता है, उस टोटल में हम मास की बात कर सकते हैं, उस टोटल में हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टोटल की बात कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के टोटल का मतलब क्या हुआ? तो फिजिकल क्वांटिटी के टोटल से मेरा मतलब है, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो मैं टोटल मोमेंटम निकाल रहा हूं ना यार। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूं तो मैं टोटल मास निकाल रहा हूं ना। अगर मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो टोटल एनर्जी मतलब कोई भी रिएक्शन उससे पहले की एनर्जी, कोई भी रिएक्शन उसके बाद की एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर होंगी, तो बन गया क्या? कंजर्वेशन लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन गया। ऐसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क भी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ऐसे बहुत सारे लॉ बन सकते हैं। तो वहां कंजर्वेशन जब भी आ जाए तो समझ जाना भाई साहब, जिसका भी कंजर्वेशन लॉ आप पढ़ रहे हैं उसका इनिशियल टोटल फाइनल टोटल के बराबर हो जाएगा। ये अगर आपने याद रख लिया तो फिजिक्स के कई लॉ आप अपने आप लिख लोगे, केमिस्ट्री के कई लॉ आप अपने आप लिख पाओगे, थोड़ा सा उसका नाम समझते ही। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ, फिर इस पे न्यूमेरिकल करवा रहा हूं तुरंत। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो मैंने बात की, जिसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, किसने दिया? आपको याद रखना नाम, लॉरेंट लेजरवॉयर ने दिया। तो लेजरवॉयर ने क्या दिया लॉ? उसने बोला, लेजरवॉयर ने ये बताया कि भैया the total mass of the products of chemical reaction is equal to the total mass of reactants that have combined. ठीक है, the law may also be stated in another form, the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो जो मास होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना क्रिएट होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, बस वो केवल और केवल ट्रांसफॉर्म होता है। तो मैंने आपको इसीलिए ये दो टर्म पहले ही समझा दिए थे कि कॉम्बिनेशन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक ही बात है। कंबाइन हो जाना या कंबाइन होने से के अलावा दूसरा समझें तो भैया कोई दो या दो से ज्यादा चीजें थी, कंबाइन होके कोई दूसरी एक चीज या दो से ज्यादा चीज बन गई। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे दिया था हमने? एक जैसे घर में बड़ा एक नेचुरल सा बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम मान लो घर में केक वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है साहब? उसके लिए एग रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है, नहीं एग चाहिए तो बिना एग के भी बन जाता है आजकल, ठीक है कि नहीं? तो वो सारी चीजें, शुगर चाहिए, ब्रेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मिल्क चाहिए, उन सबको मिलाकर हमने केक बना लिया। तो जितना ग्राम हमने सारे अलग अलग जो है सब्सटेंसेस लिए थे वो ना, उनको हमने मिक्स करके कुछ नया बना दिया, तो टोटल मास जो है वो दोनों का लेने पर बराबर हो जाता है। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट लेजरवॉयर इन 1774, इन 1774 बाय लेजरवॉयर, लेवाइजर, सॉरी लेजरवॉयर कह रहा हूं, कंजर्वेशन से माफ करिएगा नाम गलत हो गया, लेवाइजर इन 1774। नाम भी तो उठपटांग है ना इनके, ठीक है? तो लेवाइजर ने दिया किसमें? 1774। ये दोनों याद रख लेना, और फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि ये कुछ चीजें बेटा नोट्स में नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूं, इसलिए नोट कर लीजिएगा प्लीज। जो चीजें नोट्स में ना हो वो नोट कर लो, समझ गए? हाँ, तो अब इसके बाद में जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो ऑल ऑफ यू, आप लोग ये सब चीजें समझ गए जो मैंने अभी तक पढ़ाया। अब अगर मैं इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह लेता हूं तो आप कर पाएंगे बच्चों? बोलो रेडी हो कि नहीं? और क्वेश्चन जो होगा बेटा वो अलग से है, इसलिए नोट करना ही पड़ेगा आपको, ये नोट्स में नहीं मिलेगा। तो मैं क्या न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूं इस पर, इस लॉ पर? जल्दी बताओ, समझ गए होंगे आप ये लॉ अच्छे से? बोलो जल्दी, कोई दिक्कत परेशानी डाउट प्रॉब्लम?
कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट, प्रॉब्लम, समस्या? रेडी हो? ठीक है, समझ गए, चलिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब याद रखिएगा, एक तो नाम याद रखिएगा इनका, सन याद रखिएगा इनका, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, याद रखिएगा। फ्रांस कहते हैं, याद रखिएगा। डाल्टन ने क्या बताया, याद रखिएगा। महर्षि कन्नड़ ने क्या बताया, याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, याद रखिएगा। उसके बेसिक फैक्टर लॉज क्या होते हैं, याद रखिएगा। तो पहला फैक्टर जो लॉ है वो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसके लिए होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। ये मतलब है इसका कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है साहब, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ऐसा होता है, ठीक है। अब जरा आगे से देखें, क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन यू हैव टू राइट, जस्ट नोट डाउन इन योर नोटबुक बेटा प्लीज। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको नोट करना है, ध्यान से नोट करिएगा। इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है, इन अ रिएक्शन 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा क्या ले रहे हैं, 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 4 ग्राम सोडियम। अभी तो आप नाम में ही लिख लो, मैं जब सिंबल वगैरह समझा दूंगा पूरे तब आप इनके केमिकल नेम जो होते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख पाओगे बेटा। अभी तो अपन ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बता देंगे सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, क्या होता है, और इसकी क्या, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, केमिकल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं, है ना। NaCO3 कैसे बना, ये मैं बता दूंगा आपको। अब क्या बताया मैंने, सोडियम कार्बोनेट, 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वर रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। याद रखिएगा 4 ग्राम क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। इसने रिएक्शन किसके साथ किया है, तो इसने रिएक्शन किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि 10 ग्राम लिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। याद रखिएगा रिएक्शन हो, जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, रिएक्शन करने के बाद जो मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। द प्रोडक्ट वाज अ मिक्सचर ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखो क्या क्या मिला प्रोडक्ट में, 2.5 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो 2.5 ग्राम क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल गई। और 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल गया, 11.5 ग्राम ऑफ क्या मिल गया, सोडियम, क्या बोल रहे थे ये, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है वैसे, ठीक है। तो 11.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड बन गया। अब आगे उन्होंने ये कहा है कि इज दिस डेटा इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या ये डेटा सही है, क्या ये डेटा सही है। सीधे सीधे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि अगर ये सही है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल। अब आपको मुझे बताना है कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं, यानी कि इज इट ट्रू और नॉट, इज इट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। तो 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया, रिएक्शन करवाया मैंने 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मुझे कुछ ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली और कुछ ग्राम क्या मिल गया, NaCl सॉल्यूशन मिल गया। ऐसा करने से क्या दोनों ही जो रिएक्शन हो रही है उसमें ये फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर दे दिया, कर रहे हैं, यानी कि ये सही है। तो देखिए अगर एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना कैसे है ये भी समझ लो। पेपर में अगर 1 नंबर में यस और नो में आंसर आ गया तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए 2 नंबर में आता है कई बार, तो लिखने का तरीका क्या रहता है, तो आप कुछ नहीं करोगे बेटा, टोटल मास ऐसे निकाल लिया करो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल मत कर देना, क्योंकि यहां तो हम चेक कर रहे हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम, यानी कि कितना बन गया, 14 ग्राम। अब रिएक्टेंट्स क्या है उससे लेना देना नहीं है, हमें तो टोटल मास चाहिए था।
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो। अब प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होता है, तो वो साहब 2.5 ग्राम तो ली थी हमने कार्बन डाइऑक्साइड और 11.5 ग्राम हमने लिया था NaCl सॉल्यूशन। टोटल करने से कितना मिल गया, 2.5 और 11.5 14 ही होता है मेरे ख्याल में, तो ये भी आ गया 14 ग्राम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल मास चूंकि बराबर आ गया है इसलिए ये इसको फॉलो कर रहा है। बोलो आ रहा है सभी को समझ में, अच्छे से आ रहा है ना, बढ़िया मजे से, मजेदार लग रहा है कि नहीं लग रहा, केमिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लग रहा, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं, आनंद आना चाहिए। आनंद नहीं आएगा तो फिर नहीं कुछ समझ में आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर समझ लो कि आप समझ रहे हो और समझोगे हर चीज को और याद भी रख पाओगे। इंटरेस्ट आना जरूरी है। अब देखिए आगे की बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि if 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 15 gram of ethanoic acid, 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा कुछ पूछूंगा आपसे, आप लोग बताना, ठीक है। 6.3 ग्राम क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। ये सोडियम बाइकार्बोनेट पता है कैसे लिखते हैं, पहले सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखते थे, CaNaCO3, और ये इसमें होल ट्वाइस कर देते हैं तो बाइकार्बोनेट बन जाता है। सब समझाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल हमें तो नाम में दिया हुआ है, तो 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, और इज आर एडेड, ये ऐड किया जा रहा है 15 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड में, 15 ग्राम में ऐड किया जा रहा है, तो मैंने ऐड कर दिया 15 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। इथेनोइक एसिड या एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड दोनों का मतलब सेम है। ये नाम बेटा अब आपको सब याद रखना पड़ेंगे केमिस्ट्री में, अभी से ये बेस बनाना शुरू कर देना आप प्लीज, नहीं तो क्या है आगे बड़ी दिक्कतें आएंगी। एसिटिक एसिड क्या होता है, ये क्या होता है, तो इनके नाम आपको कुछ याद रखने के। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अभी तो हाल फिलहाल केवल इनके नाम ही याद रखने हैं, आपके लेवल पे इतना ही है, फिर आगे जब हम फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कैसे इनके फॉर्मूले बनते हैं, फिर आप फटाक से जल्दी याद कर लोगे। क्योंकि जब फॉर्मूले बनाना सीख जाते हैं या हमको जब फॉर्मूला याद होता है ना, तो नाम हमें जल्दी पकड़ में आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पकड़ में आ जाता है NaCl से आसानी से। बस ये चीजें हैं, कैसे बनते हैं फॉर्मूले वो भी हम सीखेंगे, चिंता मत करना। तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में मिलाया, अब उन्होंने बोला द रेसिड्यू लेफ्ट, रेसिड्यू समझते हैं, याद करो सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें मैंने क्या बोला था, रेसिड्यू जब कोई रिएक्शन होती है तो कुछ बच जाता है, याद है, कुछ बन जाता है, कुछ निकल जाता है और कुछ बच जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें प्रोडक्ट में ही आएंगी, जो बचा हुआ है वो भी, क्योंकि हम मास निकाल रहे हैं, तो जब मास की बात करते हैं तो हमें केवल वही नहीं चाहिए जो हम बनाना चाहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है, जनरल केमिकल रिएक्शन में हमें जो चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ रिलीज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि लैब में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हम उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां पर हम एक लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, तो लॉ को जब डिफाइन कर रहे हैं वो भी बाय मास, तो उस केस में आपको क्या करना है, सारा जो भी मास है वो सब टोटल लेना पड़ता है। इसलिए हर चीज जो भी बच रही है या वेस्ट हो रही है सबको काउंट करोगे, ठीक है। तो वो हम लोग रेसिड्यूज को कहते हैं। रेसिड्यू लेफ्ट इज फॉर्म टू वे, वे का मतलब वेट नहीं होता, बताते हैं कि उसका मास क्या है। तो मास जो होता है उसको वे, मतलब वेइंग मींस हमने बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई चिंटू इज वेइंग 25 kg, चिंटू इज वेइंग 25 kg, मतलब चिंटू का मास 25 kg है, क्योंकि केजी में ले रहे हैं, तो वो मास है एक तरह का। तो लेफ्ट इज फाउंड टू बी वेव 18 ग्राम, जो भी बच रहा है वो 18 ग्राम है। और व्हाट मास ऑफ CO2 इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में CO2 भी रिलीज हो रही है तो CO2 का मास क्या होगा ये बताइए। और जो रेसिड्यू लेफ्ट बच गया, दैट रेसिड्यू ऑफ वे 18 ग्राम, तो रेसिड्यू जो है उसका मास है 18 ग्राम। तो इस रिएक्शन में उन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव टू फाइंड, जल्दी से फाइंड करके बताएं
कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा बेटा? जल्दी बता दो। 3.3 एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा 3.6 कह रहा है। अलग अलग क्यों आ रहा है आंसर? इतनी सी कैलकुलेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट आंसर। फिर एक 3.3 कह रहा है, एक 3.6 कह रहा है। जो हो क्या रहा है, ऑल्टरनेटली आंसर आ रहे हैं अलग अलग। कब पागल हो गए हो का भैया? हैं? वो देखो आद्या ने गुस्से में बता दिया है कि जे माइनस करके देख लो, जे होता है। लगे हो दिमाग लगाने। 3.6। ए भगवान, माइनस प्लस भी नहीं करना आ रहा तेरे को है? और गलती कौन कर रहा है वो भी बता देता हूं। देखो जरा, एक से एक है हमारे पास। सुहानी आपका आंसर सही है। अंशुल ने फटाक से वो कर दिया, डिलीट कर दिया मैसेज। 3.6 आया था अंशुल का, मैंने चेक कर लिया बेटा। तुम पकड़े गए, तुम पकड़े गए, पकड़े गए। वृंदा ने तो चलो सॉरी मान लिया है। हैं? आहा, वरिष्ठ समाधिया भी कर रहा है साहब क्वेश्चन। अरे भाई साहब, भाग्य देखो मेरा आज। आज मेरा भाग्य है कि देखो वरिष्ठ समाधिया भी। अरे देवांश देव मिश्रा भी कर रहे हैं साहब क्वेश्चन। मिश्रा जी, इतनी देर से कहाँ थे तुम? तुम्हारा मैसेज भी नहीं आया यार। कहाँ थे भैया? पढ़ रहे थे इतनी देर से क्या? तो अटेंडेंस में तो तुमने एक भी बार रिप्लाई नहीं किया हमको। कृतिका, सबने कर लिया। 3.3 आ जाएगा, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या था? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। बेटा चिंता मत करो, जो बच्चे भी जो है, मेरे को लग रहा है मैं अभी आप लोगों से सब पूछूंगा जितना भी पढ़ाया है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लो पहले। तो वो हो जाएगा 6.3 प्लस 15 यानी कि 18.3 ग्राम। ऐसा ही था ना? नहीं, 21। यार क्या कर रहा हूं मैं भी। 21.3 ग्राम, सॉरी। अब रेसिड्यू कितना है? 18 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट वो हो जाएगा, कार्बन का x मान लो, और ये हो जाएगा 18 ग्राम। कार्बन का मैंने x मान लिया। अब वी नो दैट टोटल, ये लिखना बेटा बाय, देखो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, मेरी बात को समझो। 2 नंबर में आ गया या 3 मार्क्स में आ गया, तो अपन को क्या करना है, थोड़ा बेहतर तरीके से लिख के दिखाना है, जिससे एग्जामिनर मजबूर हो जाए, आपको जो है मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। जो चेकर है वो नंबर आपको दे। तो आप ये भी लिख देना साथ में, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरह से लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एज ए टीचर मेरी फीलिंग है, बता रहा हूं मैं। तो सोचो, जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो उम्मीद करता हूं ना कि बच्चे भी ऐसा लिखकर दिखाएंगे, इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आपका तो आंसर आ चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं कि हाउ टू राइट इन योर आंसर शीट, कैसे लिखना है वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं? तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख देना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये लिख दिया। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यहां लिखा हुआ है, तो रिएक्टेंट्स कौन है भैया? ये है 21.3। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट x प्लस 18 है। अब इसको इधर ले जाके माइनस कर देना, तो 3.3 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब जो हो गया, मास ऑफ जो CO2 था, लास्ट में ये भी लिख देना। ये बेटा कर्सिव में कभी मत लिखना, ये CO2 में अलग अलग लिखना है, ठीक है? तो मास ऑफ CO2 जो पूछा है वो 3.3 ग्राम हो गया। इधर आओ बेटा तुम, 1 मिनट रुकना, इधर आओ। ठीक है, ये कट रहा है क्या स्क्रीन पे? देखियो कट रहा है नीचे का। समझ में आया कि दिख रहा है पूरा? कैसी चल रही पढ़ाई तेरी? अभी अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा, 1 मिनट। इतना नहीं लिखे ना।
बेटा एसिड बेसिस बेसिस सॉल्ट जो है अभी शायद रेडी नहीं होंगे मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा आइडिया है। बाहर सर होंगे, उनसे पूछ लो, क्योंकि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। पढ़ाई सही चल रही है? बड़ी एक्स्ट्रा क्लास में क्यों नहीं आता? कहाँ जाना होता है? देना चाहिए आपको यार, उसमें रिवीजन कराते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मैथ्स तेरा, मजाक नहीं कर रहा। 3-4 दिन पढ़ के देखना, 4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा है। ठीक है, 100 लाने हैं ना, मेरे मैथ्स की क्लास तो लेना पड़ेगी, आपको पता है क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, है ना? तो दिस इज स्पेशली फॉर यू, दैट अगर आप करते हो ऐसा आपको फायदा मिलेगा। ओके बेटा, चलिए। ओके, डन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि, अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट डीकंपोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। मतलब एक उन्होंने केमिकल रिएक्शन बताई है कि पोटेशियम क्लोरेट जो होता है ना, अगर उसको हम हीट देते हैं तो वो डीकंपोज हो जाता है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, जानते हो क्या होती है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन? हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप 10th क्लास में जाके पढ़ोगे, रिएक्शंस के नाम जो होते हैं, ठीक है कि नहीं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है कि नहीं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इनके नाम होते हैं ये। जैसे अगर मान लो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडाइज हो जाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है कि नहीं? रिडक्शन हो जाना तो कुछ रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इस तरह के कुछ रिएक्शंस होते हैं बेटा, ऐसे नाम। तो अब ये अगर कहीं पे वर्ड आ जाता है कि डीकंपोज हो गया, डीकंपोजेस यानी कि टूट जाना, डीकंपोज हो गया, तो अब आप सुनो क्या कह रहे हैं वो, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट जो है वो डीकंपोजेस, पोटेशियम क्लोरेट डीकंपोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो 3 चीजें दी गई हैं। पहला है पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट पहली चीज हो गई, पोटेशियम क्लोरेट। डीकंपोज होने के बाद में पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, कहां गया, पोटेशियम क्लोराइड डीकंपोजेस पोटेशियम क्लोराइड में, तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये बन रहा है। और इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी निकल रही है बाहर, तो रिलीज हो रही है ऑक्सीजन गैस। मैंने कहा ना, जब जब हम मास की बात करते हैं तो जो चाहिए वो तो चाहिए, जो रिलीज हो रहा है उसका भी मास देखते हैं। तो कहने का मतलब, हीट जब देते हैं ना पोटेशियम क्लोराइड को, आपने देखा हो, हीट कर दो, गर्म कर दो, तो ऑक्सीजन गैस निकलती रहती है बाहर, उसमें ऐसे बुलबुले से उठते हैं जब उसको हम हीट करते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड को देखना कभी, तो पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस धीरे 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 उसमें से अलग हो जाती है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन गैस जो अलग हो रही है उसमें पोटेशियम क्लोरेट जो दिया लिया है उन्होंने, पोटेशियम क्लोरेट होना चाहिए, क्लोराइड लिख रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ये पोटेशियम क्लोरेट जो है वो 24.5 ग्राम है, 24.5 ग्राम है। और ऐसा इसको करने से जो बन रहा है या डीकंपोज हो रहा है, अच्छा एक चीज सुन लो यार, एक चीज सुनो, एक कॉम्बिनेशन हुआ, एक डीकंपोजिशन हुआ, दोनों ही केस में रिएक्टेंट जो होता है, जो मास होता है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट, उसमें क्या लोगे आप? तो जब दो चीजें मिलकर एक बना रही हो, तो जो दो चीजें मिल रही हैं उन वो मास ऑफ रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एक चीज पहले से है और वो हीट करने से डिकम्पोज हो रही है, या कोई एक सब्सटेंस टूट रहा है और टूटकर कोई दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो उस केस में भी रिएक्टेंट जो होगा वो कौन होगा?
जो टूट के अलग हुआ है, जो पहले से था, वो रिएक्टेंट में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो केवल कॉम्बिनेशन ही नहीं होता, डीकंपोजिशन भी होता है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट एक हाथ होगा। और डीकंपोजिशन में क्या हो सकता है, एक हो सकता है मैटर, और वो मैटर डीकंपोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो जरूरी नहीं है कि आप रिएक्टेंट में यही सोचोगे सर जो तो टूट रहा है ना, तो जो अलग अलग हो रहा है वो रिएक्टेंट होंगे। पोटेशियम क्लोरेट को हम ले लेंगे क्या कहते हैं उसमें, प्रोडक्ट में। नहीं, जो टूट रहा है, टूटने के बाद अलग अलग कुछ हुआ ना, तो रिएक्शन को समझना है आपको कि वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है वो डीकंपोज हो रहा है और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इस केस में बताइए आप मुझे कि मास ऑफ रिएक्टेंट की जब मैं बात करूंगा तो वो क्या होगा। आप लोग मुझे पहले इसका जवाब दो। अगर मान लीजिए पोटेशियम क्लोरेट जो है उसको हीट करने पर डीकंपोज होता है और डीकंपोज होके ये बनता है, तो मुझे बताइए इस केस में रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? तो रिएक्टेंट में क्या आएगा और प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये समझो। क्योंकि रिएक्शन को हम हमेशा यही समझते हैं कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, ज्यादातर तो कॉम्बिनेशन ही होता है। लेकिन अगर डीकंपोजिशन हो गया तो उस केस में भी मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो कौन होगा, जो पहले से मौजूद था वो होगा, और उसको टूटने के बाद कुछ बना। वेरी गुड सुहानी, पोटेशियम क्लोरेट, सही आंसर दिया है तुमने। तो पोटेशियम क्लोरेट जो है वो रिएक्टेंट में आएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो है वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन निकल रही है बाहर, तो इसका मतलब ये हुआ ये ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ऐसे एरो भी बना देते हैं कई बार कि कोई चीज रिलीज होती है ना, तो एरो से बता देते हैं केमिस्ट्री में। अब आपसे बोला है कि पोटेशियम जो क्लोराइड है वो कितना है, तो पोटेशियम क्लोराइड हो रहा है साहब 14.9 ग्राम, इसका मास है 14.9 ग्राम। ऑक्सीजन का मास निकाल दो जल्दी से। तो ऑक्सीजन का मास निकाल दो। लिखने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, दिखा चुका हूं, हर तरह से बता चुका हूं। अभी भी आप जल्दबाजी में आंसर निकाल रहे हैं जल्दी से सॉल्व करके, इट्स ओके, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि सर ये क्या है, प्लस माइनस ही तो करना है सब में, वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम लॉ को कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं। लॉ को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, उसको लिखना प्रॉपर तरीके से बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपसे। तो तरीके से आपको करना है, प्रॉपर तरीके से लिखना भी है, ठीक है। तो अब जब हर चीज मैं बता रहा हूं तो आप अपने रजिस्टर पे नोट करते जाएं। ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा ये नोट प्लीज कर लेना अपने रजिस्टर पे, वरना बाद में आप परेशान होंगे। और सच बता रहा हूं, उस टाइम पर आप मेरे गुस्से का ही कारण बनेंगे और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कई बच्चों को देख रहा हूं, मुझे मालूम है बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं। आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपके लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये आपकी कि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। चलिए 9.6 ग्राम आंसर आ गया है सभी का, वेरी गुड। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है 9.6 ग्राम, ओके। अब जल्दी से हम अगली बात पे आ जाते हैं। तो बेटा ये तो जब हमारा कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पहला रूल क्या था, तो केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा आपसे बोलेंगे कि विच लॉ इज रिस्पॉन्सिबल, या ये कहें कि विच लॉ जस्टिफाइज द केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है कि नहीं। तो लॉ बताइए जो केमिकल कॉम्बिनेशन को जस्टिफाई करता है, या केमिकल कॉम्बिनेशन उस लॉ को जस्टिफाई करता है, एक ही बात है वैसे देखा जाए तो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन किस लॉ को जस्टिफाई करता है, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पर फॉलो होता है। समझ में आया कि नहीं आया, वहां फॉलो होता है, तो इसको हम ये बोल देंगे। एक चीज क्लियर हुई। एक लॉ और होता है जो इसको जस्टिफाई करता है। केमिकल कॉम्बिनेशन जब हो रहा हो, मेरी बात समझें, ये मतलब क्या है, लॉ क्यों बने, लॉ इसलिए बने कि जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करी, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, केमिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होती है तो ऐसा होता है, ये रिएक्शन हुई ये बना, ये रिएक्शन हुई ये बना, तो हर बार उन्होंने क्या देखा,
तो उन्होंने देखा कि यार इतना आइटम ले रहे हैं तो इतना मास बन रहा है, इतना ले रहे हैं तो इतना बन रहा है। ये समझ में आया उनको कि हाँ भैया, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ मास होता है, जो मास आता है टोटल, वो दोनों केस में कांस्टेंट हो जाता है। एक तो ये चीज हुई। देखिए आज संडे है इसलिए क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, तो ज्यादा जल्दबाजी में मत रहना, मन से बैठे रहना। अभी मुझे एक मैसेज करके बता दें कितने लोग क्लास को देख रहे हैं, तो लिख के बताएं हाउ मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग। तो आप लोगों को सबको थंब का सिंबल भेजना है, बस केवल थंब का सिंबल भेजना सबको आता है। जरा मैं देख लूं कि कितने बच्चे हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स के बाद में बैटरी खत्म हो जाती है। फोन की नहीं, आपकी बैटरी। फोन की तो बैटरी आप लोगों से ज्यादा चल रही है। फोन की बैटरी हमारी आज से 8 से 10 घंटे काम कर जाती है, फिर भी अच्छे मोबाइल की बैटरी। हमारी बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारी बैटरी ज्यादा जल्दी डाउन होती है। देखो 4-5 बच्चों के मैसेज आए हैं, अभी मैं नाम बताऊंगा, अभी सबके चिंता मत करना। अभी ये समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे राइट नाउ मैसेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे वॉच कर रहे हैं और बाकी निकल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं इस पर वाकई में काम करूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। मुझे बेटा एक बच्चा एक ही बार मैसेज करे प्लीज, एक बच्चा एक ही बार मैसेज करे, बार बार मैसेज मत करें, ठीक है कि नहीं। हमें एक बार में दिख जाता है, उसमें ज्यादा आप लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक बार में पता चल जाता है। कुछ बच्चे फिर गड़बड़ करते हैं, ये भी नहीं मेरे को पसंद है। एक बार आपको लिखना है और एक बार में मैं देख लूंगा। सभी लोग मैसेज करें एक बार, जिससे कि मैं प्रॉपर तरीके से देख पाऊं किसने मैसेज नहीं किया है। प्रॉब्लम को क्रिएट ना करें अननेसेसरी। अब मैं बता देता हूं, देखो कितने बच्चे हैं जो निकल चुके हैं, वो भी बता देता हूं मैं। शिवांशु पढ़ रहा है, वरिष्ठ पढ़ रहा है, हर्षित पढ़ रहा है, देवांश पढ़ रहा है, प्रियांशी पढ़ रही है, हर्षित है, ऋषु है, वैष्णवी, खुशबू, अदित्री। फिर देवांश दोबारा मैसेज आया है तुम्हारा, मैं बोल रहा हूं एक ही बार करो। समद, सुहानी, आर्व्रत, और ये कौन है, निमिष है ना, पार्थ शर्मा, नित्यांशी वर्मा। वेदिका ने पता नहीं क्यों मैसेज डिलीट कर दिया, उसको लगा शायद मैंने दोबारा भेज दिया है, लेकिन आपने बेटा दोबारा नहीं एक ही बार भेजा था। वेदिका कौरव, डिलीट करने वाला भी क्लास तो देख ही रहा होगा, अच्छा लिख दिया बाद में, ठीक है। आर्यव्रत फिर दोबारा मैसेज कर दिए, समद, कृतिका, आद्या, सोम, अंशुल, फिर आर्यव्रत ने मैसेज कर दिया। आर्यव्रत तुम क्या क्या बात है बेटा, ठीक है सब कुछ। जब बोल रहे हैं एक ही बार करो तो 3 बार मैसेज करते हो, और जब कभी कहते हैं करने को तो एक भी बार भी नहीं करते। कई बार ऐसे ही होता है इनके साथ में, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। काहे परेशान कर रहे हो बेटा। देखो अभी इसमें कौन कौन गायब है मैं बता देता हूं नाम। देवांशी गायब, अनन्या गायब, ठीक है, नंदिनी गायब। मैं नाम लिख रहा हूं उन बच्चों के, और ये मेरे को बहुत जरूरी है ये करना, नहीं तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। मतलब याद रखें, सभी लोग इस पे जो मैसेज कर रहे हैं वो ही बच्चे रहेंगे, बाकी तो मेरे हिसाब से सब एब्सेंट ही है। मैं भी इनके नाम लिख रहा हूं, देवांशी, नंदिनी, अनन्या, प्रिया, हर्षित। तुम भी नहीं देख रहे हो क्या? नहीं, हर्षित ने मैसेज किया है, ठीक है ठीक है, हर्षित ने किया। सार्थक, सॉरी संकल्प, संकल्प और सार्थक, ये बच्चे मैसेज नहीं करिए किए हैं। संकल्प, सार्थक, बहुत बच्चे हैं यार, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। हाँ हर्षित बेटा आपका तो देख लिया है मैंने, चलो अभी बात करता हूँ इन बच्चों से, क्या गड़बड़ है ये। बेटा कुछ बच्चे वो उधर देख रहे होंगे ना, व्हाट्स उस पे भी पेस्ट की है शायद, पर ये बहुत गलत है यार, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। मतलब बीच में, और आद्या रस्तोगी भी मुझे लग रहा है एब्सेंट है। आद्या रस्त अच्छा वॉच कर रही है, ये क्या हो गया? अच्छा थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी शायद बीच में। चलिए अब देखते हैं जल्दी से आगे की बात, फटाफट से। अगला जो लॉ हमें देखना है, हाँ बेटा अब सही हो गया, बफरिंग हुई थी बीच में, अब सही हो गया।
देखिए अगला लॉ जल्दी से देख लेते हैं। अगला लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जल्दी से कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं बाय मास, यानी यहां भी मास ही इन्वॉल्व है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, इसमें ये चीज जोड़ना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इनका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हमने सीधे सीधे ऐड कर दिया था। अब बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा, इनमें इन दोनों का जो मासेस जो दिए जाते हैं ना, जो रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्ट होने के रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, उनका जो मास आता है उसका रेशियो देखते हैं। मास का क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए इनका कोई भी मास आता है और मास का कोई रेशियो हम निकाल लें तो वो कांस्टेंट रहता है, ये मतलब है इसका। मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने सपोज कीजिए ग्राम में मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ले लिया 10 ग्राम का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ले लिया 50 ग्राम। अब चाहे 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या 50 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़े हैं तभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो मास होता है अलग अलग, इनके मास का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट रहता है। चाहे कहीं से भी किसी भी सिचुएशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है उसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो में जुड़ते हैं बाय देयर मास। तो कांस्टेंट रेशियो बाय देयर मास, यानी कि उनके मास का जो रेशियो आता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। अब यहां पर जो मैं मास की बात कर रहा हूं ना, वो इनका मास कौन सा है। एक तो ये मास होता है जो अलग से दिया गया है, ये भी ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने केवल HCl ही ले लिया, बस मान लीजिए 1 यूनिट HCl ले लिया। अब 1 यूनिट HCl में कैसे निकालोगे मास का रेशियो, क्योंकि मैंने तो केवल 1 यूनिट HCl लिया है। अब इसके मास का रेशियो आप कैसे बताओगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इनका 1 यूनिट मास या 1 एटॉमिक मास। 1 एटॉमिक मास मतलब हम उसको 1 ग्राम के बराबर भी लेते हैं, ठीक है, इसलिए उसको ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कहते हैं। ये एटॉमिक मास क्या चीज है, तो ये बेटा सबके फिक्स होते हैं, अलग अलग होते हैं जो फिक्स। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर एक एटम मैंने ले लिया तो इसका एटॉमिक मास फिक्स है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम लिया है ना, तो इसका भी तो कोई ना कोई मास होगा। हर चीज का दुनिया में मास होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन गैस ले ली, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन एटम ले लिया तो हाइड्रोजन एटम का भी कोई ना कोई मास होगा। इसी तरह से क्लोरीन एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम ले लिया तो क्लोरीन का भी कोई ना कोई मास होगा। होगा कि नहीं होगा। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास उसके साथ जो भी जुड़ रहा है, अब वो एक एटम जुड़ रहा हो, 2 एटम जुड़ रहे हो, 3 एटम जुड़ रहे हो, 4 जुड़ रहे हो, जो भी किस इसके साथ में जुड़ेगा, उनके जितने भी एटम आप ले रहे हो वो एटम हमेशा इसके साथ उतने ही जुड़ेंगे। अगर हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और HCl बन रहा है, तो हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा ना यार, 2 के साथ थोड़ी कर लेगा। ये हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लें तो 2HCl बन जाएगा। 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लें तो 3HCl बन जाएगा। लेकिन 2HCl बने, 3HCl बने, 1HCl बने, कुछ भी बने, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो मास है वो तो उसी रेशियो में जुड़ रहा है ना। 2 में भी उतना ही जुड़ रहा है, 3 में भी उतना ही जुड़ रहा है, 4 में भी उतना ही जुड़ रहा है। अब मैंने बोला कि HCl जो है वो एक कंपाउंड हो गया, मैंने इसका एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसको, ये कंपाउंड होता है लेकिन इसको अगर हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, इसका एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक HCl ले लिया। अब मैंने मान लीजिए एक HCl लिया, इसका मतलब क्या, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन एटम बेटा, इसका जो एटॉमिक मास होता है ना, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 यूनिट। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, एक क्लोरीन का मास क्या होता है, एक क्लोरीन जो होता है ना बेटा, इसका मास होता है 35।
यूनिट। तो अब इनका रेशियो क्या बन गया 1:35। अब अगर मान लीजिए 2 HCl जुड़ गए तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक Cl का कितना था 35, अब 2 का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो अब अगर इसको काटोगे रेशियो में कट जाता है, तो आंसर कितना आ गया 1:35 आ गया। अभी भी वही रेशियो है कि नहीं है। अब इसी तरह से मैं इसकी जगह पर कुछ और ले लेता हूं। मान लीजिए हमने वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिया। वाटर H2O एक कंपाउंड है, उसको अगर हमने उसके जितने भी वो पार्ट ले रहे हैं जैसे एक वाटर का पार्टिकल ले लिया तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं बेटा। सिंगल कोई चीज होती है तो उसको हम एटम कह देते हैं। अब आया समझ में आपको। हेलो भैया मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ भैया यार। मैं नहीं मिल पाऊंगा शाम को। नहीं अभी नहीं मिल पाऊंगा यार, अभी तो शाम को संडे। तो मैं क्या करूँ यार, अभी नहीं आ सकता है, कल मिल सकते हैं। ऐसे थोड़ी अचानक से बोल देंगे किसी को। कल तेरे को फोन कर लेंगे ना यार, मैं फोन पे बात कर लूंगा। तो भैया ऐसे नहीं मिल रहा यार मैं अभी किसी से, सीधी सी बात है। वो मिलने आ रहे हैं, वो मिलने जा रहे हैं, मैं अभी फोन पे बात करूंगा। अभी ऐसे नहीं मैं मिल रहा, अभी मिलता हूँ। तो बोल तो थोड़ी देर रुकना, अभी बता रहे हैं क्लास में। देखिए मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ, बफरिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए चलिए देखिए देखिए जल्दी से समझ लें बेटा इसको। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए मैंने H2O ले लिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब H2O मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिया है, एक लिया है ना। एक मॉलिक्यूल का मतलब मेरा ये है कि ये जो कंपाउंड बना है, ये केमिकल नेम है इसका, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना है। अब इसमें कंपाउंड बनने के बाद में क्या है, इसमें दो तरह के पार्टिकल इन्वॉल्व हैं, तो मैंने इसको क्या बोल दिया वाटर का एक मॉलिक्यूल। क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल ये इसलिए है क्योंकि हमेशा वाटर तभी बनेगा जब एक ऑक्सीजन का एटम हो और दो हाइड्रोजन के एटम हो। अब मान लीजिए इसके दो मॉलिक्यूल बनाने हैं तो 2H2O बनेगा, यानी कि अभी भी ये फिक्स रेशियो में जुड़ रहे हैं। यहां भी फिक्स रेशियो में है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहां भी रेशियो फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, भले ही आपने यहां बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये देखेंगे कि वाटर तो वाटर ही रहेगा ना यार, वाटर तो H2 होगा कि इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। हाँ, इनका कांस्टेंट रेशियो कब नहीं आता, जब मान लीजिए कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो वो ऐसे जुड़ रहा है। मान लीजिए मुझे एक जगह 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम वाटर चाहिए, तो 2 ग्राम वाटर जब मैंने लिया तो वो कुछ ऐसे जुड़ रहा है, H3O के साथ में जुड़ रहा है, या H3O2 बन रहा हो मान लो, और अभी भी ये वाटर हो, ये वाटर नहीं है, तो तब ये कांस्टेंट रेशियो में नहीं रहेंगे। लेकिन हम इसके एक मॉलिक्यूल लें, 2 मॉलिक्यूल लें, 3 मॉलिक्यूल लें, 10 मॉलिक्यूल लें, कितना भी लेते जाएं, वाटर जो बन रहा है वो H2O ही रहेगा कि नहीं रहेगा। पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा कि नहीं रहेगा। चाहे पानी समुद्र का पानी हो, चाहे उसके अंदर कचरा मिला हो, चाहे कुछ भी मिला हो, अगर हम उसको प्योरीफाई करके वाटर बनाएंगे या समुद्र के पानी को वाटर बनाएंगे, तो वाटर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर ही रहेगा ना, H2O, वो थोड़ी बदलेगा। तो ये मेरा मतलब है समझाने का। तो अब इसका चाहे आप 1 ग्राम यूनिट मास ले लो, 2 ग्राम यूनिट मास ले लो, 3 ग्राम यूनिट मास ले लो, कितना भी मास ले लो, रेशियो फिक्स रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन जो होगा उसका मास 1 हो गया, दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा, दो हाइड्रोजन एटम का मास 2 आ जाता है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 32, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मिनट सॉरी 16, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमेशा दो हाइड्रोजन के साथ ही एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हमेशा दो हाइड्रोजन के साथ ही एक ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तभी वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसलिए रेशियो हो गया 2:16। अब इसको कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1:8। वाटर का हमेशा वाटर में जो
कंटेंट जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो उनका मास का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही आएगा। चाहे आप इसमें एक मॉलिक्यूल की जगह 2 मॉलिक्यूल ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितना भी ले लो, उनका बाय देयर मास जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। जैसे मैंने यहां पर अगर मान लीजिए 2H2O की जगह मैंने मान लो 3H2O ले लिया, यानी वाटर के 3 मॉलिक्यूल में अब ले रहा हूं। तो मुझे बताओ एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। अब यहां कितने हैं हाइड्रोजन? 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। 3 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करो। 3 × 2 कितना हो गया? 6। तो 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 6। सॉरी देखो ये कितने हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना लिया था? जैसे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, याद रखना। तो 2 हाइड्रोजन लोगे तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2। यहां मैंने 3 लगा दिया तो 6 हाइड्रोजन हो गए, तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 6। तो ये आ जाएगा 6। अब 6 के साथ में कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं? अब एक नहीं है ऑक्सीजन, अब 3 हो गए, क्योंकि 3 दिख रहा है ना आगे। अब मॉलिक्यूल तो ये पूरा है, इसके आगे 3 आ गया, तो ये 3 हो गए। तो एक ऑक्सीजन के लिए मैंने 16 लिया, 3 के लिए मैं कितना लूंगा? तो 16 × 3 कर दो, 48 आ गया। अब 48 से इसको कैंसिल कर दो 6 को, तो कितना आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। यानी अभी भी जो उनका मास का रेशियो है वो कांस्टेंट है 1:8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, आ गया समझ में? तो कितना भी आप मास ओवरऑल, अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल का ओवरऑल आप मास बढ़ा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं होता। वो जिनसे भी मिलकर बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसके अगर हम एटम्स का जो भी जिनसे वो मिलकर बना हुआ है उनका हम अगर रेशियो निकालते हैं मास का, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं। उसका मास ऐसा नहीं होगा कि इधर पानी है तो इतना आएगा, दूसरी जगह पानी है तो उसका रेशियो अलग आएगा, तीसरी जगह पानी है तो उसका रेशियो अलग आएगा। ऐसा नहीं होता, एक फिक्स रेशियो में ही वो काम करते हैं, एक फिक्स रेशियो में ही जुड़े रहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। समझ गए मेरी बात को? अब मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन का मैं मास बता देता हूं, क्योंकि मैंने बताया एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेंगे बेटा। एटॉमिक मास सबके फिक्स होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है? ये आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो एक कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक मास आपको याद कर लेना है 12। आप तो सिंपल एक काम करो, ये भी छोड़ो, चलो हटाओ। मैंने तो आपको बोल दिया कि एक कंपाउंड है X2Y ले लेते हैं, चलो छोटा सा देता हूं पहले, X2Y ले लिया मैंने। अब एक X जो भी एटम है उसका मास मान लीजिए 5 है, 5 यूनिट्स होता है हमेशा, ठीक है? यूनिट ले लेंगे कोई भी। तो एक X जो एटम है उसका मास 5 है, और एक दूसरा जो एटम लिया है मैंने एलिमेंट Y, उसका जो एक एटम है उसका जो मास है वो मान लीजिए 10 यूनिट है। अब अगर आपसे बोला जाए कि X2O बन रहा है तो इनका जो रेशियो आएगा बाय देयर मास वो क्या आएगा? बताओ कैसे निकालोगे? बताओ इनके मास का रेशियो क्या होगा? इनके मास का रेशियो क्या होगा? जल्दी बताओ। X2Y जो भी बन रहा हो, X2Y मैंने उसको नाम दे दिया X2Y, और X का जो एटॉमिक मास है मान लीजिए वो 5 है, Y का जो एटॉमिक मास है मान लीजिए वो 10 है। तो अब इनके बनने के बाद इनका जो भी फिक्स प्रोपोर्शन आएगा, रेशियो आएगा मास का, वो क्या आएगा? बताओ, रिप्लाई करो जल्दी से। रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहे हैं? अच्छा ये दिख नहीं रहे हैं, रुको रुको रुको, दोबारा ओपन करते हैं ना, अब दिख जाएंगे। 1:1 1:1 1:1 दे रहे हैं, सारे लोग नहीं दे रहे, कुछ ही लोग दे रहे हैं। आंसर सबके आने चाहिए। हाँ 1:1, वेरी गुड। समझ में आ गई आपको बात? अब अगर मान लीजिए, ठीक बात है, चलो मैंने देख लिया आंसर 1:1, ठीक है। अब सुनो आगे की बात। अब अगर मान लीजिए मैंने इसी के अब अगर मान लीजिए मैंने इसी के एक मॉलिक्यूल की जगह 3 मॉलिक्यूल ले लिए, याद रखें अब मैं 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, एक की जगह पर मैंने इसके 3 मॉलिक्यूल ले लिए X2Y के। ये X2Y कंपाउंड है, इस कंपाउंड के मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए। ऐसे बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल और कंपाउंड को, समझे बात को? तो ये है तो कंपाउंड, अब इसके मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, एक कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल।
जब कोई कॉम्बिनेशन होता है ना उसको कंपाउंड कहते हैं, और उसमें कितनी काउंटिंग है तो उसको मॉलिक्यूल से बोल देते हैं, क्योंकि वो एक दो या दो से ज्यादा चीजों से जुड़ा हुआ है इसलिए। तो अब इस कंपाउंड के मैंने 3 मॉलिक्यूल अगर ले लिए तो अब इनका रेशियो क्या रहेगा बाय देयर मास, बताइए अब कितना आएगा आंसर। तो अब आपको आंसर बताना है कि वही रहेगा या बदलेगा, और वही रहेगा तो कितना होगा, बताओ जल्दी से कितना होगा। अब कितना होगा जब मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, बोलो जल्दी से। अगेन 1:1, समझ में आया कि नहीं आया, अगेन 1:1। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय देयर मास। वेरी गुड, समझ गए बात को। तो 1:1 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसी को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि मास का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही रहता है। चाहे आप उसका मास कितना भी बढ़ाते जाएं, ऑटोमेटिकली उस पूरे कंपाउंड का मास बढ़ेगा, तो उसमें जो इन्वॉल्व हैं एटम्स उनका भी उसी रेशियो में मास बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए उनका जो कांस्टेंट रेशियो है, जो रेशियो है उनका मास का, वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये होता है बेटा सेकंड लॉ, इसका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बहुत जरूरी है समझना आपको अच्छे से। तो इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसमें आपको यही लिखा हुआ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बेटा क्या है, जरा थोड़ा सा लिख लो आप, इसके बारे में प्लीज नोट कर लें। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा आपको, नोट डाउन दिस। इट इज ऑल्सो known as लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। देखिए डेफिनेट कंपोजिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट मास आ रहा है रेशियो में। तो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, और ये दिया गया था डेफिनेट कंपोजिशन, और ये दिया गया था किसके द्वारा, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ लुइस प्राउस्ट। इट इज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट, एक और फ्रेंच केमिस्ट हैं जोसेफ लुइस प्राउस्ट। जोसेफ, आप याद कर लें, ये चीजें काम आती हैं। लुइस प्राउस्ट, इन्होंने दिया था 17th सेंचुरी में ही दिया था, आई थिंक 90 के आसपास दिया था, 94 या 90 कुछ, 99, 1799 में ये लॉ दिया गया था बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट, एक फ्रेंच केमिस्ट। अगेन एक फ्रेंच केमिस्ट हैं, फ्रेंच केमिस्ट यानी फ्रांस के केमिस्ट हैं जोसेफ लुइस प्राउस्ट। उन्होंने ये लॉ दिया और इन्होंने कहा इसको एक डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, लिखो जल्दी से, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। भाई कोई एक प्योर कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो फिक्स ही रहेंगे ना, सुबह शाम बदलेंगे थोड़ी, कि सुबह H2O है फॉर्मूला वाटर का और शाम होते होते जो है वो Cl2 हो गया या HCl हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो वो फिक्स ही रहते हैं एलिमेंट जो उसके अंदर बने हैं। तो प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स that are combined together, that are combined together, that are combined together in a fixed or definite proportion by mass. That are combined together in a fixed और डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से लिख लें इसको। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट,
always consist of the same elements that are combined together in a fixed or definite proportion by mass, in a fixed और definite proportion by mass। मतलब कि जो भी केमिकली जुड़कर जो कंपाउंड बनता है, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी केमिकल कंपाउंड होगा ना बेटा, उस केमिकल कंपाउंड में क्या होगा, देखो कंपाउंड वर्ड आ गया कि नहीं आ गया। उस केमिकल कंपाउंड में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो उनके मास का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं बाय कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब रेशियो इक्वल होता है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन, कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। उनके मास का जो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो बाय देयर मास, तो उनके मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये क्या बन गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि ये प्रोपोर्शन का जो लॉ है, ये ध्यान रखना कि ये मास पे ही काम कर रहा है, तो दोनों लॉ फिक्स्ड हैं मास पर, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये काम कर रहा है। एग्जांपल लिख लो जल्दी से, एग्जांपल लिख दो। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बन गया भैया, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या लिखेंगे अपन, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। ये मतलब हुआ इसका कि नहीं हुआ, कार्बन एंड ऑक्सीजन फिक्स्ड, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। तो कार्बन और ऑक्सीजन के अगर मैं रेशियो निकालूंगा इनके मास का, तो वो कांस्टेंट आएगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल लो, 2 मॉलिक्यूल लो, 10 मॉलिक्यूल लो, कितने भी लो, उनमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मान लीजिए रेशियो निकल के आएगा मास का, वो कांस्टेंट होता है बेटा। एग्जांपल एक और लिख लो जल्दी से, H2O यानी कि वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिखो जरा एग्जांपल जल्दी से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined, hydrogen and oxygen combined in a fixed proportion, hydrogen and oxygen combined in a fixed proportion by their mass, hydrogen and oxygen combined in a fixed proportion by their mass in water, इन वाटर। तो वाटर जो बनता है उसके कितने भी मॉलिक्यूल ले लो, उनका मास का जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। ये मतलब होता है बेटा इसका। ठीक है, अगले टर्न पे इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन बस एक कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर लिया सभी ने। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, कई बार आया एग्जाम में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, नोट्स में नहीं मिलेगा ये। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। आपको भी पता है, सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। तो 1:8 के रेशियो में वो जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8। तो भैया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, यानी कि अगर मैं वाटर की कुल मिला के बात की जा रही है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका कांस्टेंट रेशियो 1:8 है, चाहे कितने भी मॉलिक्यूल ले लो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, बाय मास टू फॉर्म वाटर, यानी कि यहां वाटर बना रहे हैं ना, उसकी बात चल रही है। तो कंपाउंड जो होता है वो भी फिक्स होना चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर ये रेशियो होगा, ये ध्यान रखना। तो कंपाउंड क्या है उस पर मेन चीज डिपेंड करती है कि क्या बन रहा है, उसके अंदर जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो उसमें जुड़ रहे हैं उसका।
तो टू फॉर्म वाटर what mass of oxygen will be required, what mass of oxygen will be required, what mass of oxygen will be required to react completely with 4 ग्राम of hydrogen. तो ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए होगा, what mass of oxygen required, कितना मास ऑक्सीजन का चाहिए, पानी बनाना है, ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए, किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए. तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन हमने 4 ग्राम लिया है और हमें पता है कि ये दोनों मिलकर पानी बनाते हैं, तो इनका जो मास का रेशियो है वो कांस्टेंट होता है. इसलिए उस कांस्टेंट रेशियो से कितना मास हाइड्रोजन का होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए कि वो रिएक्ट कर सके 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ और उतनी ही 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सके और वाटर बना सके. तो पानी बनाने के लिए अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन हमने लिया है तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, सीधे सीधे ये बताना है. तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है. 32 ग्राम. वेरी गुड. कैसे करोगे, तो बहुत क्लियरली हमें पता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसको देखो लिखने का तरीका भी सीख लें. जब आप कॉपी पर लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे तो कैसे करोगे, नहीं तो मुंह उठा के डायरेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता. वो 4:32 बता रही है नित्यांशी. अरे रेशियो थोड़ी पूछ रहे हैं बेटा, मास पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का. हाँ मास बताओ, 4:32 मत बताओ. तो अब देखिए H2O 1:8 होता है मास. तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका रेशियो बाय देयर मास 1:8 होता है. मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. हमें पता है कि इस 1:8 में ये हाइड्रोजन के लिए होता है और ये ऑक्सीजन के लिए होता है. ये तो पता है आपको, मतलब रेशियो ये हाइड्रोजन का है, चाहे 2 है, और ये एक ऑक्सीजन का है, ये रेशियो बनता है. अब इसमें रेशियो अगर 1:8 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन का मास चाहिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, वो चाहिए 8 ग्राम. कैसे पता चला, ये लिख रहा हुआ है देखो, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8. तो मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम हो गया. तो मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा. तो 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन का मास हो जाएगा भाई, तो 1 ग्राम के लिए कितना था, 8 ग्राम. तो 4 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 8, सीधे सीधे 32 ग्राम इज योर आंसर. ये आपको ऐसे लिख के बताना है कि 1 ग्राम के लिए अगर 8 ग्राम रिक्वायर्ड है तो 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑफ